हिस्ट्री की कॉपी निकाल लीजिएगा और शुरुआत करेंगे मार्ले मिंटो सुधार से। तो एग्जैक्टली था क्या इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वर्ष था 1905 का। लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, ये नॉर्मली मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये अल्टरनेट एक नाम बोल सकते हैं इसको। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ये आपका मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए जो गठित निर्वाचक मंडल था उसके द्वारा किया जाता था। और इसका मतलब ये होता था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतया पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। और इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई गई राष्ट्रीय एकता को ही एक चोट में समाप्त कर दिया। गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 वाला, उसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। लिखिएगा, वर्ष 1905 में वर्ष 1905 में वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, नेक्स्ट पॉइंट में है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो था, मार्ले मिंटो सुधार जो था, उसका सबसे बड़ा दोष ही यही था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। एक बीज था जिसे अंग्रेजों ने बो दिया था सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू मुस्लिम को अलग करने की। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, अब बात करेंगे दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन के बारे में। तो ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, इनके भारत आगमन ये 12 दिसंबर 1911 को आए थे। इसके समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई। 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी
ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट है, देखिए, लॉर्ड हर्डिंग ही थे इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं दबाया जा सकता है। लेकिन शीघ्र ही उनका जो मनोभंग था या मोहभंग था वो हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था और उस समय चांदनी चौक में बम फेंका गया। लिखिएगा, दिल्ली में लॉर्ड हर्डिंग के राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। देखिए, हर्डिंग बम कांड जो था दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है, चाहे तो लिख भी लीजिएगा इस पॉइंट को। और इसमें करीब 13 अभियुक्तों को अभियुक्त बनाया गया था, 13 व्यक्तियों को, जिसमें मास्टर अमीर चंद्र, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी, इन सबको गिरफ्तार किया गया और इनमें करीब 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा हुई। दीनानाथ जो है सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण वोहरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस साहब जापान भाग गए थे तथा मुकदमों से बच गए थे। आप सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, हर्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र के रूप में भी प्रसिद्ध है, दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बारे में। दिसंबर 1916 की बात है, दिसंबर 1916 की बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। और ये समझौता जो है सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक योजना बनाई जा सके। और इसके फलस्वरूप हुआ ये कि जारी जो 19 स्मरण पत्र था उसमें दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार साहब ने, 2 चीज़ों की वजह से इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। पहला तो था उग्रवादी, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, उनका कांग्रेस में पुनर्प्रवेश कर दिया गया। और द्वितीय था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया थी उसमें एनी बेसेंट और तिलक साहब ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक जो थे कांग्रेस लीग शिल्पी के
बोल सकते हैं कि मुख्य शिल्पीकार थे। वर्ष 1916 से 1922 तक का जो काल है वो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक मैतक्य का काल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैतक्य का काल किस ड्यूरेशन को कहा जाता है, क्योंकि चल रहा है 1921 और 1916 से 1922 के बीच में ही, सॉरी 2021 चल रहा है और 1916 से 1922 के बीच का ड्यूरेशन है। ऑलमोस्ट आपका 100 ईयर्स का ड्यूरेशन है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेयर ही अभी तक पूछा नहीं गया है, इस वजह से पूछा जा सकता है। देखिए, लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौतों के बावजूद पृथक जो अस्तित्व है बनाए रखने तथा मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, लेकिन असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता जो है वो भंग हो गया और लीग ने अपना अलग रास्ता पकड़ लिया। लिखिएगा, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 1916 में या फिर ऐसे लिख लीजिएगा, आतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी एनी बेसेंट और तिलक साहब थे। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस लीग समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 के अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस से निष्कासित किया था का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश किया गया। और द्वितीय ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैतक्य का काल था।
मैतक के का काल था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। वैसे लखनऊ अधिवेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में और आपको पता भी होना चाहिए। चले, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो आप लोग समानता समझ चुके होंगे कि इतिहास में हम लोगों ने किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। जैसे आपका 1916 का अधिवेशन है, 1916 में क्या क्या चीज़ें हुई थी और किस प्रकार उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने दिल्ली दरबार और राजधानी जो परिवर्तन है उसके बारे में डिस्कस किया, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आसानी से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी पेड क्लासेस करनी है तो उसका भी जो न्यूज़ है या फिर उससे भी संबंधित जो जानकारी है वो हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर या फिर फेसबुक प्रोफाइल पर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट बैच की अनाउंसमेंट होती है हर एक चीज़ आपका टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक प्रोफाइल पर दे दिया जाता है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ाने का सीधा सा फंडा है, जैसा कि आपको अभी बताया है गया, ये क्लास का ही एक पार्ट है। तो बहुत सिंपल तरीका है कि जो भी पॉइंट्स एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस होता है और उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाता है। तो ये अभी रिसेंट के सिलेक्शंस हैं, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी में अनुराग मिश्रा जी 27th रैंक पे सेलेक्ट हुए हैं। शीतल श्रीवास्तव जी 103 रैंक आई थी। नायब तहसीलदार के तौर पर चयनित हुए थे संभव जैन जी। सचिन यादव जी 14th रैंक के साथ एसडीएम सेलेक्ट हुए थे। तो कुल मिलाकर कहना सिर्फ इतना है कि ये लोग एक दिन में सफल नहीं हुए, सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट आपका 2-3 सालों से नेक्सस जीएस के साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में सिलेक्शन हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन या फिर 12th करने में टाइम लगता है, तो वही ड्यूरेशन आपको यहाँ पे भी लगता है। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाता है कि आप अलग कर ले जाते हैं। बस ये है कि समय आते आते जब आप प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए क्या, आप लगातार अपने आप को अपडेट करके रखें। अपडेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर आज की डेट में कोई चीज़ है तो वो अपडेशन है। कितना आप अपडेट अपने आप को रखते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में नया क्या एडिशनल ऐड हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। पुरानी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो बस यही 2 चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है। और कितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन भी बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। चलिए, फ़िलहाल 8 जुलाई 2021 की हिस्ट्री की क्लास के लिए इतना ही।